हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो आप +1 अकाउंटिंग में करेंगे, हो सकता है आप हायर अकाउंटिंग में भी करें। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो दो ही टाइप से हो सकती है। आप दो ही तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मीन्स अगर आप माल बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, या तो आप कैश में बेचेंगे खरीदेंगे, या फिर आप क्रेडिट में बेचेंगे खरीदेंगे। अब दोनों के साथ अलग अलग प्रकार की पोजीशन है। जैसे कैश ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब लॉस का चांस नहीं है। अगर हम कोई माल बेच रहे हैं तो हमारे पास उसके बराबर में अमाउंट आ जाती है, हमें कोई लॉस नहीं है कि कोई हमें पैसे नहीं देगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा ही एक रिस्क बना रहता है, रिस्क ऑफ बैड डेट। ये बैड डेट क्या होता है? देखिए, जब कोई डेटर हमें पैसा नहीं दे पाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या देने से इनकार कर देता है, वो पर्सन हमारा बैड डेट कहलाता है। इस तरह से जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास रिस्क रहता है कि वो पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अब लॉस को हम कम कर सकते हैं अगर हम इसका प्रॉपर रिकॉर्ड करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कागजी कार्रवाई। जैसे माल को खरीदने बेचने के लिए हमारे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे टाइप के अलग अलग कानून हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हुंडीज एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था जो माल खरीदने और बेचने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते थे। इसी का एक मॉडर्न एंड वेस्टर्न रूप है बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आता है प्रॉमिसरी नोट। जो हुंडीज हुआ करती थी, आज के टाइम में आप हुंडीज को नहीं देख पाओगे क्योंकि वो लुप्त हो चुकी हैं। हम भी मॉडर्नाइज हो गए हैं और वेस्टर्न कल्चर को हमने बहुत ज्यादा अडॉप्ट भी कर लिया है। इस तरीके से देखते हुए हमारे इंडिया में भी अब हुंडीज खत्म होकर हम भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो दोनों ही हैं वो गवर्न किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या प्रोविजंस है इस लॉ के अंदर, और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक स्टोरी से, या फिर इसका क्या बैकग्राउंड है उससे। देखिए, जो एक सेलर है वो माल सेल कर सकता है कैश में और क्रेडिट में। हम यहाँ पर क्रेडिट की बात कर रहे हैं। और एक बायर जो है माल को क्रेडिट में परचेज करेगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली देखा जाए तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है तो सेलर क्या करेगा? सेलर जो है वो एक नोट बनाएगा, अनकंडीशनेबल ऑर्डर नोट बनाएगा। ये अनकंडीशनेबल ऑर्डर नोट वो बना रहा है इस वजह से, क्योंकि सेलर बना रहा है, इस वजह से सेलर को हम यहाँ पर बोलेंगे ड्रॉ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिजल्ट निकल कर आते हैं। सबसे पहले जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा वो एक तरह से हमारे पास ऑर्डर नोट होगा। कहने का मतलब जो एक सेलर है एक बायर को ऑर्डर दे रहा है कि आप इतने टाइम के बाद मुझे मेरा पैसा लौटा दोगे। जो ऑर्डर होगा वो अनकंडीशनेबल होगा। मींस बायर की तरफ से कोई कंडीशन लागू नहीं होती। सेलर कोई नई कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता। कंडीशन इन द सेंस, मान लीजिए सेलर कहता है कि पहले वाला माल का पैसा दो और फिर आप नया माल खरीदो, या फिर बायर कह देता है कि मैं पहले पैसा, आप मुझे उधार पे माल दो और फिर मैं पैसा दूंगा। कहने का मतलब इस तरह की कोई भी कंडीशन, नई कंडीशन लागू नहीं होगी। जो पहले हो चुका है उसी के बेस पर आप पे करेंगे, इसके अलावा कोई नई कंडीशन लागू नहीं होगी। और थर्ड जो है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो एक रिटर्न में होना जरूरी है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? अब देखिए, हम समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को एक स्पेसिमेन से। आपके सामने एक स्पेसिमेन नजर आ रहा है
जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का है। बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले जो मेंशन होता है वो होती है डेट, जिस डेट को ये सेल परचेज हुई है और बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो होती है उसपे अमाउंट, जितने अमाउंट का होता है ये भी स्पेसिफिक होना जरूरी है, डेट भी स्पेसिफिक होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, जिस डेट को आप बना रहे हो उसी डेट पे होना चाहिए। अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, राउंड ऑफ या अप्रोक्सीमेट आप कुछ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा एक स्टैंप पर बनाया जाएगा। हो सकता है कि आप जो पेड स्टैंप जितने भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके कंपैरिजन में जितनी वैल्यू बनती है उतने का स्टैंप लगाएंगे, या फिर ये स्टैंप पेपर पर जो कोर्ट में अवेलेबल होते हैं, जो आपने कभी रजिस्ट्री के दौरान देखा भी होगा, उस पर ही बनाएंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या मेंशन होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे कि मान लीजिए आपका बिल जो है वो 2 मंथ बाद का है। अगर 2 मंथ बाद का है मींस आपने कहा है बायर को कि आप मुझे ये पैसा 2 महीने के बाद दे सकते हैं, तो आपका बिल की जो एंडिंग डेट है वो 2 महीने बाद है। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे 2 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी, या फिर आप मुझे पे करें, और माय ऑर्डर, या फिर आप उसे पे करें जिसे मैं बोलूंगा। ठीक है, द सम ऑफ रुपीज 5 लाख, क्योंकि ये बिल 5 लाख का था। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जितने की वैल्यू आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड का मतलब आपने इस वैल्यू के बराबर का माल पहले ही परचेज कर लिया है, उसके लिए आप वैल्यू जो है यानी मनी जो है वो मुझे 2 महीने बाद या मुझे देंगे या फिर जो मैं बताऊंगा उस पर्सन को देंगे। उसके बाद जो मेकर है, मेकर का मतलब यहाँ पर ड्रॉअर है, ड्रॉअर का मतलब यहाँ पर जो सेलर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर साइन करेगा, अपना जो मेंशन करेगा, डेट नेम वगैरह मेंशन करने के बाद ये बिल जो है वो सेंड कर दिया जाएगा बायर के पास। ये अभी तक ये पूरी तरह से बिल नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि बिल में एक यहाँ पर सेलर के यानी मेकर के साइन होने भी जरूरी है और जो एक्सेप्टर के साइन होने भी जरूरी है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है साइन करने के बाद, मींस जो बायर है वो क्या करेगा, इस पे साइन करेगा और अपनी एक्सेप्टेंस को शो करेगा। जैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है ये डॉक्यूमेंट बिल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान और देने वाली है, जो एक्सेप्ट करने वाला है वो पर्सन हमारा ड्रॉई कहलाता है, उसको हम ड्रॉई कहेंगे। मींस द एक्सेप्टर पर्सन विल बी कॉल्ड ड्रॉई। अब उसने यहाँ पर बिल पर अपना साइन कर देगा, साइन करने के बाद उसका मेंशन होगा, डेट पता जो कुछ भी है वो मेंशन हो जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट पहले कागज का टुकड़ा था, जैसे ही एक्सेप्टर के साइन हुए वो अब क्या बन चुका है, बिल ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारे पास कुछ डिटेल निकल कर आती है यहाँ से। जो यहाँ पर अमाउंट है बिल ऑफ एक्सचेंज पर जो लिखी जाने वाली अमाउंट है वो डेफिनेट होनी जरूरी है, मींस फिक्स होनी जरूरी है। जो डेट होगी वो भी फिक्स होना जरूरी है। इसके अलावा ये मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, मींस जो बनाने वाला है मेकर है उसका साइन हुआ होना जरूरी है। और इसके अलावा जो एक्सेप्टर है जो ड्रॉई है उसके भी साइन हुए होने जरूरी है। अब ये जो बिल है वो या तो ऑर्डर पर या फिर बीरर को, ऑर्डर का मतलब ये है कि उस पर्सन को जिसका इस बिल पर नाम मेंशन है उसको पे किया जाएगा, या बेरर मींस जिसके हाथ में ये बिल है उसको पे किया जाएगा ऑन द ऑर्डर ऑफ मेकर। इसके बाद जो बिल है उसकी प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए, मींस जो वैल्यू जितने का ये बिल है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टैंप वैल्यू लगी होनी चाहिए, या फिर कोर्ट में जो हमें कोर्ट डॉक्यूमेंट मिलते हैं, स्टाम्प पेपर मिलता है, उसके ऊपर ये बनाया जाना चाहिए। इन सभी के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली है क्या। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनेगा, मीनिंग क्या बनेगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो हम ये कह सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है डेट की। तो साधारण शब्दों में और आसान भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज is a written acknowledgement of debt। I hope ये आपको समझ आया होगा।
तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो सेलर है उसके लिए एक एसेट है और जो बायर है उसके लिए एक लायबिलिटी है। अब हम आगे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इसमें हो सकती है। पार्टीज का मतलब कौन कौन से पर्सन। तो देखिए हमारे पास जो सेलर है वो ड्रॉर का मतलब मेकर, बनाने वाला, राइटर, राइटर ऑफ द बिल आप कह सकते हो, मेकर ऑफ द बिल कह सकते हो, ड्रॉर ऑफ द बिल कह सकते हो। मींस वो पर्सन जो बिल को ड्रा करेगा, बिल को बनाएगा। दूसरा पर्सन हमारे पास है ड्रॉई। ड्रॉई वो पर्सन है जो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जिसने बिल के अगेंस्ट पैसे पे करने हैं। तीसरा पर्सन हमारे पास है पे। पे वो पर्सन है जिसे इस बिल के अगेंस्ट पैसे रिसीव होंगे। नॉर्मली एक जो ड्रॉर होता है उसी को इसके पैसे मिलते हैं। मींस जो ड्रॉ करता है, बिल को बनाता है, उसी को ड्रॉई से ये पैसे रिसीव करता है। बट काफी बार बिल को एंडोर्स कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी थर्ड पर्सन के पास। एंडोर्स का मतलब जब आप किसी पर्सन को बिल ट्रांसफर कर देते हो, मान लीजिए मैंने किसी को पैसा देना था 10,000 रुपए और आपसे पैसा बिल लेना था, तो मैं पैसा देने के बजाय बिल ही उसे ट्रांसफर कर देता हूं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को एंडोर्स ही कहेंगे, जिस पर्सन के पास हमने बिल को ट्रांसफर कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये निकल कर आती है, जिसके पास बिल होगा उसी को फाइनल पेमेंट होगी। तो इसी तरह वो ही पर्सन हमारा क्या बन जाएगा? पे बन जाएगा। ये था आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के बाद आप आसानी से समझ पाओगे प्रोमिसरी नोट। नाम से पता चलता है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। प्रोमिसरी नोट मींस आई प्रॉमिस टू पे यू द सम ऑफ रुपीज डैश डैश, जो भी है। अब यहां पर प्रोमिसरी नोट जो है अब सेलर नहीं बनाता। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर नोट था, जो बनाने वाला था वो पर्सन सेलर था कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आप मुझे इतने पैसे दो। बट प्रोमिसरी नोट के केस में ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। तो प्रॉमिस कौन कर रहा है? बायर कर रहा है। तो ये बनाया भी किसके द्वारा जाएगा? ये बायर के द्वारा बनाया जाएगा। तो बायर एक अनकंडीशनल प्रॉमिस नोट बनाकर देगा किसे? हमारे सेलर। क्योंकि इस केस में बनाने वाला कौन है? बनाने वाला बायर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉर कहेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर भी 2-3 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, जो प्रोमिसरी नोट है वो एक प्रॉमिस टू मेक पेमेंट है। मींस एक जो बायर है प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। दूसरा, जो प्रोमिसरी नोट है वो भी अनकंडीशनेबल होना चाहिए। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनेबल था, ये भी उसी तरह अनकंडीशनेबल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट है वो भी रिटर्न में होना चाहिए। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में था, ये भी रिटर्न में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट कैसा होता है, उसका एक स्पेसिमेन ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि प्रोमिसरी नोट का मतलब ऐसा नहीं है मैं किसी भी कागज पर आपको लिख कर दे दूंगा कि मैं आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ रुपीज दैट। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। तो जब हम स्पेसिमेन लेंगे तो सेम इसके ऊपर भी डेट मेंशन होनी चाहिए, अमाउंट मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए, और जो लिखा होगा वो क्या लिखा होना चाहिए? लिखा होना चाहिए 2 मंथ आफ्टर। जैसे यहाँ पर क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट है, कितने मंथ के लिए? 2 मंथ बाद के लिए हम पेमेंट करेंगे। 2 मंथ आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस करता हूं, जो भी नाम है, श्री राम श्याम कुछ भी हो सकता है, श्री राम कुमार, और ऑर्डर जैसा वो ऑर्डर करेंगे वैसा ही, द सम ऑफ रुपीज जो कि 5 लाख है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। मींस जितने की वैल्यू मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं, मैं श्री राम कुमार को 5 लाख रुपए 2 महीने के बाद पे कर दूंगा। इस बात के लिए मैं वचन देता हूं। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो लिखी जाएगी विद स्टाम्प पेपर, या प्रॉपर जो भी है हमारे पास स्टाम्प के साथ स्टाम्प पेपर पर लिखी जाएगी, जो कोर्ट से मिलता है। तो इस तरह से उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेकर है वो इस पर साइन करेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, और इसे जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? सेलर को। अब सेलर अपनी एक्सेप्टेंस प्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट सेलर कर रहा है तो हम उसे ड्रॉई कह सकते हैं।
अब उसकी एक्सेप्टेंस कैसे दिखाई देगी? उसकी एक्सेप्टेंस उसके साइन से दिखाई देगी। वो इस प्रोमिसरी नोट पर साइन करेगा, साइन करने के बाद अपना नेम डॉक्यूमेंट जो भी है प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास बन जाता है प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट के बाद हम जैसे पूरा प्रोमिसरी नोट देख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो अब हम इसकी कुछ कंडीशन भी समझ सकते हैं। क्या कंडीशन है? जैसे प्रोमिसरी नोट है, उस पे भी अमाउंट जो है स्पेसिफाइड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। इसके ऊपर जो ड्रॉअर है, ड्रॉई है, दोनों के साइन हुए होने जरूरी है। अब उसके बाद जो नेम है पे, उसका मेंशन होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी नहीं था, यहाँ पर जरूरी है, यानी जिसको पैसे दिए जाएंगे उसका नेम यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि पेई जो पर्सन है वो वही होना चाहिए जिसका नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 3 पर्सन नहीं, सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे। एक वो पर्सन जो बिल बनाएगा और दूसरा पर्सन जो बिल रिसीव करेगा, यानी पेई। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रॉपर स्टैंपिंग के साथ होना चाहिए। या तो स्टैंप पेपर है लगाए जाएंगे, या फिर जो स्टैंप पेपर पे लिखा जाएगा, या फिर वैल्यू के बराबर का स्टैंप इस पर चिपकाया जाएगा। तो इन सभी बातों के बाद अब हम प्रोमिसरी नोट का अच्छे से मीनिंग समझ चुके हैं। तो ये भी एक अनकंडीशनेबल रिटन डॉक्यूमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द राइटिंग नोट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। हाँ जी, बिल्कुल प्रोमिसरी नोट बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। कंसिस्टिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। तो अब हम समझ सकते हैं पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट। यहां पर 2 ही पार्टीज होती है। पहला है मेकर। मेकर वो पर्सन है जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, जो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने टाइम के बाद आपको ये पैसे दे दूंगा। दूसरा है पेई, जहां पर हमारे पास ड्रॉई ना छोड़कर हम पेई लेते हैं। यहाँ पर पेई वो पर्सन है जिससे फाइनल पेमेंट रिसीव होगी। इस तरह से हमारे पास प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही पर्सन होते हैं। आगे बढ़ने से पहले और प्रैक्टिकल करने से पहले हमें 2 बातों का पता होना चाहिए, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। ये दोनों क्या है? पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी की। डेट ऑफ मैच्योरिटी वो डेट है जब हमारा बिल का ड्यूरेशन जो है खत्म हो चुका है। मींस वो डेट जिस दिन हमें पेमेंट करनी है, उस डेट को हम क्या कहेंगे? डेट ऑफ मैच्योरिटी कहेंगे, या फिर ड्यू डेट भी कहा जाता है। ये था हमारे पास डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट। अब जब हम डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं, ये कंपलसरी है कि उस पीरियड में आप 3 दिन जोड़ दें, जो कि हमें बेसिक प्रोसेस के लिए होता है। ये 3 दिन को ही हम क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड कहते हैं, या डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लीजिए जो बिल बनाने का दिन है और जो पीरियड है, कोई एक बिल बनाया जाता है 1 जनवरी 2019 को, जिसका 2 मंथ पीरियड है। हम इसको इस तरह से ना लिखकर जो कैलकुलेट करेंगे दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है ड्यू डेट, तो पहला हमारा दिन जो बिल बनने का डेट था वो था 1 जनवरी 2019। तो मैं इसको जो हमारे पास नंबर्स में लिख देता हूँ। हमारा टाइम कितना है? 2 मंथ। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं पीरियड ऑफ द बिल, जो कि है 2 मंथ। तो अब मंथ के अंदर मंथ ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आता है 1/3/2019। अब ये तो हमारा जो टाइम पीरियड रहा वो जो बिल का टाइम पीरियड था। अब दूसरा हमारा ग्रेस पीरियड इसमें ऐड करेंगे। तो जब ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो इसमें 3 दिन हम और ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ड्यू डेट जो निकल कर आती है, ड्यू डेट क्या निकल कर आएगी? 4/3/2019। इसी को हम लिख सकते हैं 4 मार्च 2019। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपकी जो ड्यू डेट है किसी संडे वाले दिन या कोई पब्लिक हॉलीडे वाले दिन आती हो, तो आप क्या करेंगे? और ड्यू डेट जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद ही बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 बातों का ख्याल रखना है, 2 हमारे पास कंडीशन है। अगर आपकी ड्यू डेट
किसी पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे की डेट में आती है, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन आती है, तो ये डेट जो है पहले से ही मेंशन है। आपकी जो ड्यू डेट होगी उसको एक दिन पहले कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी ड्यू डेट जो है ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद 26 जनवरी आती है, तो क्या डेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली 25 जनवरी हो जाएगी। बट इसके अलावा अगर आपकी ड्यू डेट ऐसे डे में है जिसको अचानक से इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है, ये कोरोना टाइम के अंदर जैसा हुआ, तो ऐसे में जो ड्यू डेट होगी वो एक दिन बाद में कर दी जाएगी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को लाइक करने के लिए थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।